तो आज हम आपके लिए स्टोरी लेकर आए हैं लीज़ा मैकवॉय की, जो कि एक ट्रू इवेंट पे बेस है। और ये स्टोरी है या उनके जीवन की सच्ची कहानी पे आधारित है 1984 पे, जो कि टैम्पा शहर पे हुई थी। एक लड़की जो कि एक डोनट स्टोर में काम करती थी और वहाँ वो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी अर्निंग्स कमाती थी और फिर इसी तरीके से उसका जीवन चल रहा था। उसका डैडी एक्सपायर हो चुके थे और इस वजह से वो अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ रहती थी, जहाँ उसके साथ उसका बेटा भी रहता था, जो कि उस पर बहुत ज़्यादा गंदी नज़र रखता था। तो शिफ्ट ख़त्म होने के बाद वो घर जाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि घर पे इंतज़ार कर रहा है उसका वो जंगली सा अंकल, और वो रात को आके उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करता है। और ये उसके जीवन पे डेली चल रहा था और वो इससे एस्केप नहीं हो सकती थी। यानी कि लोग शांति के लिए घर जाते हैं, लेकिन उसे घर जाना ही सबसे बुरा लगता था। और जब वो रोड पे वापस घर आ रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, और फिर वो अपनी साइकिल बहुत ही तेज़ी से भगाती है और घर वापस चले आती है। उसके बाद वो अपने रूम पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग एक लेटर लिख रही होती है, जो कि वो अपनी बहन या माँ को बताना चाहती है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। लेटर लिखते लिखते वो रो पड़ती है, क्योंकि उसके साथ जो उस घर में हो रहा है वो बिल्कुल भी सहने लायक नहीं है। उसकी नानी का बॉयफ्रेंड मॉरिस उसको बहुत परेशान करता है रात भर, और वो ये जीवन अब ज़िंदगी भर जीने वाली थी, ये सोच सोच के वो बहुत परेशान थी। वो अपनी बहन को कॉल करती है और वो कहती है कि मुझे माँ से बात करनी है। और जब उसकी माँ उससे बात करती है तो उसे पूरा क्लियर हो जाता है कि उसकी माँ को ये बात तो पहले से ही पता थी। यानी कि उसे भेजा ही माँ इसलिए गया था कि वो रात को मॉरिस को खुश कर सके। उसके बाद वो नेक्स्ट डे ड्यूटी पे जारी होती है तो मॉरिस उसे पकड़ लेता है और कहता है कि आज रात को तैयार रहना, आज रात को हम दोनों मज़े करेंगे। और इस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो अपनी साइकिल उठाती है और अपने डोनट वाले स्टोर में चले जाती है, जहाँ वो कस्टमर को बहुत ही अच्छे से हैंडल करती है और सारे कस्टमर उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और रात को उसका मालिक उसे सैलरी भी बढ़ा के देता है, लेकिन वो थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि वीकेंड की छुट्टी पड़ गई है, सैटरडे संडे की, और ये वीकेंड उसे बहुत भारी पड़ने वाला है। वो यही सोच सोच के जा रही होती है और फिर वो एक जगह पर रुकती है और वो रोने लग जाती है। वो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो रखी है, लेकिन उसे एक बेटर लाइफ चाहिए और इसीलिए वो इतना स्ट्रगल कर रही है। तो रात को जाते हुए उसकी ज़िंदगी जहन्नुम से भी बदतर बन जाती है, क्योंकि एक आदमी उस पर अटैक कर देता है और अटैक करने के बाद वो उसे अपनी कार पे लेके जाता है। लीसा ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो फिर उसका कार पे रेप कर देता है, जिसके लिए उसने उसे किडनैप कराई था। उसके बाद वो लीसा से बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली बातें करता है और लीसा बहुत ही ज़्यादा डर चुकी रहती है। लीसा को दोबारा कपड़े पहनाए जाते हैं और वो लीसा के हाथ बांध देता है। हाथ बांधने के बाद वो उसकी आंखों में पट्टी लगा देता है, जिससे कि वो कुछ भी देख ना पाए, और वो उसे अपनी कार में बिठा देता है और फिर वो उसे लेके जा रहा होता है। लीसा बहुत ही ज़्यादा डरी हुई रहती है, लेकिन रेप तो उसका घर पे भी हो ही रहा था। तो फिर उसके लिए मेन चीज़ हो जाती है यहाँ पे ज़िंदा रहना, यानी कि ज़िंदा रहे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और फिर इसके बाद वो कार पे धीरे धीरे सिग्नल्स को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो अपना सिर को झुका के पट्टी के नीचे से देखने की कोशिश कर रही थी वो कहाँ जा रही है। उसके बाद वो आदमी उसे अपने घर लेके जाता है, और घर लेके जाते वक्त वो जब दरवाज़ा खोल के सीढ़ियाँ चढ़ती है तो लीसा सीढ़ियों को गिनना शुरू करती है। वो सीढ़ियों के फैब्रिक को जानना चाहती है और उसके बाद वो उसे घर में लाता है और फिर उसे वो टाइटली बंद कर देता है। लीसा वहाँ पे चारों तरफ देख रही होती है कि आखिर इस घर में क्या क्या चीज़ें वो देख सकती है, और वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है इस हालात के बाद। वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई रहती है और वो उसे छोड़ने की भीख भी मांगती है, लेकिन वो ये सब नहीं मानता। वो उल्टा उसे कहता है कि अपने कपड़े उतारो, और फिर वो लीसा को गले से पकड़ के बाथरूम में लेके जाता है, जहाँ वो उसे नहलाने की कोशिश करता है और फिर वो उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी छोड़ के उसे नहलाता है और वो उसे पूरा नहला देता है। नहलाने के बाद वो उसे दोबारा से पीछे से पकड़ता है और उसे टाइटली पकड़ के उसकी बॉडी को चूमने लगता है। उसके बाद वो उसे वहीं पे लेटाता है और एक और बार रेप कर देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग था। और लीसा के साथ वो लगातार रेप पे रेप कर रहा था, और लीसा इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली और मेंटली टूट चुकी थी, जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही थी। उसके बाद वो लीसा को एक जैकेट पहनाता है और जैकेट पहना के वो लीसा को बेड में लेटा देता है। उसके बाद वो उसे बंदूक दिखाता है, ये डर कायम करने के लिए कि वो बची नहीं है, बल्कि वो अभी भी उसकी बंदूक के नोक पर है और वो कभी भी उसे उड़ा देगा। इसी बीच लीसा को अपनी ज़िंदगी याद आती है कि वो कितनी खुश थी अपनी माँ और पिता के साथ। साथ ही साथ उसकी एक और
और बहन भी थी। और अचानक से वो आदमी दोबारा से उसे छूने लगता है और छूते छूते वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तभी ये रिपोर्ट टैम्पा पुलिस के पास पहुंच जाती है कि एक लड़की गायब है, और गायब होने की रिपोर्ट उसकी दादी लिखवाती है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस उसकी माँ के पास पहुंचती है और वो उससे पूछती है कि क्या लिसा यहाँ आई है। तो उसकी माँ बोलती है नहीं, वो तो अपनी दादी के यहाँ रहती है और वो नहीं भागने वाली, ऐसी लड़की है तो भाग चुकी होगी कहीं। लेकिन उसकी बहन पुलिस वाले को बोलती है कि ऐसा नहीं है। और फिर लिसा को याद आता है वो पहला दिन जब वो अपनी दादी के पास गई थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी, और उसकी दादी उसे आके बताती है कि वो पूरे मज़े लेगी, लेकिन उससे साथ में अपने बॉयफ्रेंड को खुश कर रखना पड़ेगा, यानी कि उसकी दादी के बॉयफ्रेंड को। और फिर वो रेपर जो रहता है वो लिसा के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन लिसा उसे बातों में लगाती है। इसी बीच पुलिस उस रेस्टोरेंट में जाती है जहां लिसा काम कर रही होती है, और वो उस रेस्टोरेंट के मालिक से पूछती है कि लिसा का कुछ उटपटांग सा बिहेवियर तो नहीं है। तो वो मालिक बोलता है नहीं, लिसा बहुत ही समझदार लड़की थी। और उसके बाद ये सीन दिखाते हैं कि वो उसे खाना देता है और न्यूज़ में आता है एक लड़की का किडनैप होना। लेकिन लिसा ने उसे अपना ओरिजिनल नाम नहीं बताया था, उसने उसे कैरोल बताया था। साथ ही साथ उसने बताया था कि वो टीनेज नहीं है, वो बड़ी है, क्योंकि उस आदमी ने उसे कहा था कि अगर वो टीनेज हुई तो फिर वो उसे वहीं मार देगा, क्योंकि वो एक बच्चे को मॉलेस्ट नहीं करना चाहता। और बच्चे को मॉलेस्ट नहीं करना चाहता तो उसे पीछा तो छुड़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें किडनैप कर लिया है। लिसा को ये चीज़ें याद आ रही थी बातों के बीच में, उसे अपनी बहन के साथ बिताया हुआ पल भी याद आ रहा था। और वो लिसा को बेड में ले जाता है, तो लिसा उसे कहती है कि उसे बहुत जोर की टॉयलेट आई है और प्लीज़ वो उसे टॉयलेट करने दे। तो वो उसे ला के बाथरूम में बिठा देता है। उसके बाद लिसा कहती है कि उससे टॉयलेट नहीं होगी जब तक वो उसे देखता रहेगा। तो वो आदमी फिर ये बात सुन के वहाँ से थोड़ा सा हिचकिचाता है और फिर बाहर चले जाता है। बाहर जाते ही लिसा अपनी आंखों से पट्टी उतारती है और वो उस बाथरूम को चारों तरफ से ध्यान से देखती है। उसके बाद वो शीशे में जाती है और अपनी उंगलियों के फिंगरप्रिंट वहाँ पे छाप देती है, और उसके बाद वो वहाँ जाती है और अपने बालों के टुकड़े भी डाल देती है, थोड़े से बाल उखाड़ती है और उसे भी छुपाने की कोशिश करती है। उसके बाद वो वहाँ जाके कुंडी लगा देती है और अपने आप को देखती है कि उसकी ज़िंदगी क्या बदतर हो गई है। लेकिन तभी वो आदमी वहाँ आ जाता है और वो उसे घसीट के बाहर लेके जाता है कि वो क्या कारस्तानी कर रही थी। लेकिन वो उसे बोलती है नहीं, वो तो बस उसे अच्छा लगने लगा है। वो उसे कहती है कि उसका एक बूढ़ा पिता है और वो उसे बचाना चाहती है। वो अपने पिता के पास भी जा सकती है और साथ ही साथ वो उसकी गर्लफ्रेंड भी बनी हुई रह सकती है। लेकिन किडनैपर ये तो होने से डरा, तो किडनैपर को वो बोलती है कि मैं तुम्हें पानी पिलाना चाहती हूँ। उसके बाद किडनैपर के सोने के बाद वो कॉल करती है, लेकिन किडनैपर उसे पकड़ लेता है और बंदूक से उसे डराने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पे लिसा की माँ बैठी हुई गम पे सोच रही है कि लिसा कहाँ भागी होगी। किडनैपर उसे डराता है और उसे बोलता है कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसी हरकत करी तो वो उसे मार देगा। लिसा को याद आती है अपनी बहन के साथ बिताया हुआ पल, जब वो उसे रेप कर रहा होता है। वो बस यही सोच रही होती है कि काश वो इस नर्क से बाहर चले जाए। या तो इसका दो ही रास्ता है, या तो वो उसे मार देगा या तो वो कहीं से भाग पाए, लेकिन भागना तो ऑप्शन में ही नहीं था। और फिर उसे याद आती है अपनी बहन के साथ बिताया हुआ वो पल जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और अब उसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बदतर हो चुकी है। वो आदमी उसके पास आता है, उससे ज़बरदस्ती कर रहा होता है और वो डर जाता है न्यूज़ सुन के, और वो उसे बोलता है अब चलने का टाइम हो चुका है, अब तुम मरोगी और मैं तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया है। वो उसे गाड़ी में बिठाता है और अपने साथ ले चलता है, और लिसा बहुत ही डरी हुई रहती है। लिसा को लगता है वो मरने ही वाली है, और उसे अपना बर्थडे याद आता है छोटे का, कि जब उसका बर्थडे मनाया गया था। कार में बैठी बैठी वो सोच रही होती है कि अब उसके साथ क्या होगा, अब तो उसे मरना ही है। और फिर वो किडनैपर उसे एक खुली फील्ड में लेकर आता है और एक पेड़ के नीचे बिठाता है। वो उसे मारने ही वाला रहता है, तो लिसा उससे प्रार्थना करती है प्लीज़ उसे छोड़ दे। उसे तो कुछ भी नहीं पता कि वो आदमी कौन है, अगर वो उसे छोड़ देगा तो वो किसी को कुछ नहीं बता पाएगी। और वो आदमी अचानक से ही दयालु सा बन जाता है और वहाँ से चले जाता है। और लिसा अपनी आंखें खोलती है तो उसे सामने एक बड़ा सा पेड़ नज़र आता है। लिसा पीछे पलट के देखते है तो वो आदमी भाग चुका रहता है, और उसके बाद लिसा अपनी जान बचा के ऐसे भागती है कि पूछो ही मत। और वो आदमी उसे अपने रेयर व्यू मिरर में देख रहा होता है, लेकिन अचानक से ही वो आदमी सड़क जाता है। वो सोचता है कि ये तो बहुत बड़ी गलती कर चुका है, वो अब वो बच नहीं पाएगा। वो कार मोड़ता है दोबारा से लिसा को पकड़ने के लिए, लेकिन लिसा इतनी स्पीड से गलियों से भागती हुई इतनी तेज़ी से भागती है कि वो उसे मिल ही नहीं पाती। उसके बाद लिसा अपने घर पहुंच जाती है और हाँफते हाँफते वो अपनी दादी को बताती है कि वो कहीं भागी नहीं थी, बल्कि
वो उसका किडनैप हो चुका था। लेकिन उसकी दादी का बॉयफ्रेंड ये बात नहीं मानता और वो पुलिस को फ़ोन कर देती है और साथ ही साथ वो पुलिस से बोलती है कि लीसा घर वापस आ चुकी है। तो पुलिस उसे कहती है कि कल लीसा को इंटरव्यू देने आना पड़ेगा, उसके साथ हम काउंसलिंग करेंगे और पूछेंगे कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। तो उसकी दादी कहती है ये सब करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन पुलिस उसे डांट देती है और बोलती है कि ये प्रोसीजर और उसे करना ही पड़ेगा। उसकी दादी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे पता था मॉरिस भी उसका रेप करता है। और अब जब पुलिस उसे साथ लेके जाती है तो उसकी दादी सोचती है कि आखिर अब क्या होने वाला है, कहीं ये मॉरिस का भी नाम ना फंसा दे। बट प्रॉब्लम तब आती है जब पुलिस भी लीसा का विश्वास नहीं करती और उन्हें ऐसा लगता है कि एक टीनेज गर्ल बस अटेंशन पाना चाहती है। तो पुलिस ऑफिसर लोपेज जो कि इंटेरोगेट कर रहा था वो उसकी बातों को नहीं मानता और उसे ऐसा लगता है कि ये सब झूठ बोल रही है लीसा। और उसके बाद वहाँ पे 2 लेडी डिटेक्टिव और आती है जो कि बार बार उनसे इंटेरोगेट कर रही होती है, यानी कि डिटेक्टिव्स बदल जाते हैं और लीसा उन्हें पूरी डिटेलिंग देती है, पूरी ढंग से वाली डिटेलिंग। तो वो लोग इस चीज़ से परेशान है कि आखिर लीसा इतनी डिटेलिंग कैसे दे सकती है जब उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, और साथ ही साथ जब उसके हाथ खुले हुए थे तो वहाँ से भागी क्यों नहीं, उसने अपनी जान क्यों नहीं बचाई। तो 2 लेडी डिटेक्टिव आती है वहाँ पे और लीसा उन्हें पूरी डिटेल्स बताती है। साथ ही साथ वो लेडी डिटेक्टिव इसलिए परेशान थे कि लीसा की बॉडी पे कोई निशान क्यों नहीं है, क्यों उसने स्ट्रगल क्यों नहीं करा। तो लीसा उन्हें बताती है कि वो एक पागल इंसान था और उस पागल इंसान से वो बचे हुए रहना चाहती थी, वो अपना जान बचाना चाहती थी। रेप वो उसके साथ कोऑपरेटिव इसलिए हो रही थी जिससे कि वो ज़्यादा परेशान ना हो और वो उसे मार ना दे। लेकिन ये बातें इन डिटेक्टिव्स के समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि हम ऑलरेडी बहुत परेशान है केस को लेके। एक सीरियल किलर घूम रहा है जो पिछले 6 महीनों में 9 लाशें कर चुका है, यानी कि 9 लड़कियों को पकड़ चुका है, उनका रेप कर चुका है और मार भी चुका है, और उसका कोई भी पैटर्न नहीं है जिसे वो फॉलो करे। तब वहाँ पे एक इंस्पेक्टर आता है, पीटरसन। तो लैरी इंस्पेक्टर बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था और वो लीसा की बातों पे आता है और वो लीसा की इतनी डिटेलिंग, रेड कलर की वेलवेट की कार, और साथ ही साथ वो 22 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गई थी, यानी कि वो स्टोर जो था वो ऊपर था, यानी कि जो उसका घर था वो ऊपर की फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में था। वो उसे डिटेलिंग देती है, वो बंदूक दिखाती है कि बंदूक कुछ इस तरह की थी, वो बताती है कि उसकी कार में मैग्नम लिखा हुआ था और वो उसे सारी डिटेलिंग बताती है। वो उसका शू बताती है कि उसके घर में इस तरह का शू उसने देखा था बाथरूम में। वो उसे पूरी की पूरी डिटेलिंग बताती है और फिर लैरी को लगता है कि ये लड़की सच बोल रही है, इतना झूठ कोई बोल ही नहीं सकता। और फिर लीसा अपनी बहन से बात करती है और उसकी बहन बहुत परेशान है। उसकी बहन सोच रही है कि उसकी बहन पे क्या क्या बीत रही है। उसकी माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत ही अजीब माँ थी, इसको बस पैसे चाहिए थे और ये रात दिन धूत पड़ी हुई थी। लेकिन लैरी बहुत सीरियस हो जाता है इस केस को लेकर और फिर वो लीसा से पूछता है पूरी डिटेलिंग। तो वो लीसा के पिता यानी कि मानता हुआ पिता मॉरिस से बात करता है, लेकिन मॉरिस से बात करने के बाद उसे बहुत ही अजीब लगता है कि इस पिता को अपनी बेटी के बारे में बिल्कुल भी पड़ी क्यों नहीं है। तो टैम्पा पुलिस के नाते लैरी उससे पूरी डिटेलिंग करवाता है। वो लीसा पे और जोर डालना चाहता है तो लीसा उसे उसका स्केच बनवाती है और उन्हें उस आदमी का थोड़ा बहुत स्केच भी मिल जाता है। और लैरी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस आदमी को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा और तुम डरो मत, इस आदमी के साथ हम बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करेंगे जब ये मिला जाएगा। लेकिन लीसा की कहानी और सब कुछ मैच होने के बाद उन्हें पता चलता है कि लीसा के साथ इतने सालों तक उसके घर में क्या हो रहा था। मॉरिस को गिरफ्तार कर दिया जाता है और लीसा को भेज दिया जाता है केयर टेकर सेंटर में, जहाँ लीसा उस लेटर को देख रही होती है जो उसने अपनी बहन के लिए लिखा हुआ था। और फिर उसके बाद वो अपनी दादी को छोड़ के वहाँ से चले जाती है। उसकी दादी एकदम शून्य में पहुँच जाती है क्योंकि मॉरिस का अरेस्ट हो चुका था। और लैरी इस केस में बहुत ज़्यादा घुस जाता है लीसा को सोचते हुए। फिर वो उसे एक आंट के पास लेके जाता है, उसकी आंट के पास, जहाँ वो उसे खुशी खुशी अपनाते हैं और वो लीसा को बहुत ही अच्छे तरीके से खुश हो जाती है उसे देख के। तो उसका आंट और उसका पति जो रहता है वो लीसा को अपने घर रखने को तैयार हो जाते हैं। उसके बाद रेड वेलवेट से लेके उस स्टेट तक की हर एक इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास थी और लैरी को लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये किडनैपर जो था यही वो सीरियल किलर है जो लड़कियों को मार रहा है। लीसा को रात को डरावने सपने आते हैं उस आदमी के। वो विंडो से बाहर झांकती है तो उसे लगता है वो आदमी उसे देख रहा है और वो उसे पकड़ने वहाँ आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन जब बाद में देखते हैं तो कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक सपना था। और लीसा बहुत परेशान हो चुकी है इन सपनों से क्योंकि वो आदमी बार बार उसके सपनों में आकर उसे डरा रहा है कि वो उसे मार देगा। लैरी लीसा से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता है, लेकिन लीसा बस अब इतना ही याद रख पा रही है। लीसा को बोलती है मैंने तुम्हें सारी डिटेलिंग दे दी है जितना मुझे पता था। और उसके बाद लैरी को लगता है कि ये सीरियल किलर वाला केस किडनैपर से कहीं ना कहीं मिलता है। वो उसकी फॉरेंसिक जांच करवाते हैं और फॉरेंसिक जांच से पता चलता है कि 9 लड़कियां जो मरी हुई थी, डेड बॉडी जिनकी मिली, उन लड़कियों की डेड बॉडी के साथ ये फॉरेंसिक जांच
और ये बंदा सेम ही है। फॉरेंसिक जांच से पता चल जाता है और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा होशियार हो जाते हैं और वो पूरा का पूरा उस आदमी को ढूंढना चाहते हैं और लीसा की मदद से वो उस आदमी तक पहुंचने के लिए पूरे के पूरे तैयार हैं। वो लीसा को लेके जाना चाहते हैं उस जगह पे और फिर उसे एक अपार्टमेंट मिलता है। वो वहाँ लीसा को लेके जाते हैं और लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता और लीसा फिर शाम के टाइम बैठी हुई है अकेली और उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये केस का कोई सॉल्यूशन निकलेगा भी या नहीं, या बस वो ऐसी टाइम पास करते रह जाएंगे। लैरी के साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है। वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ वो सब लंच डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद उसे लैरी पसंद आ रहा है ऐसा पिता। वो उसे कभी भी पिता का प्यार नहीं मिला और अब उसे लैरी के साथ रहना बहुत अच्छा सा लगता है। लैरी इस केस को सुलझाना चाहता है क्योंकि उस लीसा पे हुए अत्याचार को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। स्केच उनके पास पड़ा ही हुआ है लेकिन वो अभी तक भी समझ नहीं आ रहा है, तो वो लीसा से और इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं। लीसा अचानक से याद करती है और कहती है कि वो एक गैस स्टेशन पे रुके थे और जहाँ पे वो रुके थे वहाँ से गैस स्टेशन पास ही होगा। उसके बाद वो उसे उस जगह पर लेके जाते हैं जहाँ उसने उसे मारने की कोशिश करी थी और लीसा वहाँ जाकर रोने लगती है। उसे अचानक से याद आता है और फिर वो बहुत फूट फूट के रो जाती है और उसे समझ नहीं आता है कि आखिर उसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ, उसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी इतनी हार्ड क्यों है। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की थी और वो अपने आप को कंट्रोल में रखे हुए थी। वो गाड़ी में ट्रैवल कर रही थी बंद आंखों से और वो सोच रही थी कि उस जगह से लेके और उस पेड़ तक या फिर उसे कुछ तो हिंट दे। वो बोलती है कि 20 मिनट की दूरी पर ही उस आदमी का घर है क्योंकि उस पेड़ वाली जगह से लेकर पेट्रोल पंप से लेके वो बीच में कहीं ना कहीं रुकते थे और वहीं जाके फिर ये केस थोड़ा थोड़ा सा सुलझने लगता है। लीसा को अचानक से कुछ दिखता है और लीसा बीच कार रुकवा कर वहाँ भाग जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर लैरी भी उसके पीछे भागने लगता है। वो सब ये सब देखते हैं कि लीसा को अचानक क्या हुआ। दौड़ते दौड़ते वो एक ऐसी जगह पहुँचती है जो कि बिल्कुल भी सोच नहीं सकते थे, यानी कि लीसा ने वो जगह ढूंढ निकाली थी और वो जगह था वो पेड़ जहाँ वो उसे मारने के लिए लेकर आता है। आखिरकार उन्हें वो बड़ा पेड़ मिल जाता है जहाँ वो उसे मारने के लिए लाता है और इस चीज़ से थोड़ा थोड़ा केस सुलझने लगा था क्योंकि गैस स्टेशन से पेड़ बहुत ही ज़्यादा पास था और गैस स्टेशन से वो घर लगभग 20 मिनट की दूरी पर था। लीसा उन्हें बताती है कि उसने उसकी कार में अपनी एक उंगली भी काटी थी जिससे कि खून बहे और खून उसकी कार में गिरे। तो ये सब सबूत काफ़ी थे और फिर उन्हें गैस स्टेशन पे एक फ़ोटो मिलती है उस आदमी की और ये आदमी की फ़ोटो लीसा के स्केच से काफ़ी हद तक मैच भी कर रही थी। फिर लीसा को अचानक से याद आता है कि एक दिन एक आदमी उसे फॉलो कर रहा था और शायद से ये आदमी वही हो। पुलिस इंस्पेक्टर वहां जाते हैं और उस एरिया में उन्हें वही काफ़ी सेम कार दिखती है और वो आदमी उसके अंदर बैठा रहता है, लेकिन पुलिस को कंफर्म नहीं था। वो बातों ही बातों में उससे डीएल वगैरह मांगते हैं और फिर उसके बाद वो उस आदमी से बातें मनाने लगते हैं। बातें मनाने के बाद वो उससे पूछते हैं कि क्या उसने कोई ऐसा आदमी तो नहीं देखा और फिर अचानक से वो उसकी फ़ोटो ले लेते हैं। फ़ोटो लेने के बाद वो उस आदमी की फ़ोटो अपने पुलिस स्टूडियो में लेके जाती है जहां लीसा को सपना आ रहा होता है कि वो आदमी उसे मार रहा है। लैरी वहां पहुंचता है और उसे कंट्रोल में लाता है। लैरी उसे कहता है कि ये सब एक सपना है और ऐसा कुछ नहीं होगा, वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। और फिर पुलिस उसे चारों तरफ से ढूंढ रही होती है और ढूंढते ढूंढते उन्हें वो आदमी जाते हुए मिल जाता है और आदमी को मिलते ही वो उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। फ़ोटो और स्केच काफ़ी हद तक मैच कर गया है और वो रोड पे ढूंढ रहे हैं। रोड पे ढूंढते ढूंढते वो फ़ोटो में ढूंढ रहे हैं लेकिन वो आदमी उन्हें मिलता नहीं है। फिर वो फ़ोटो में लीसा को दिखाते हैं, बहुत सारी 5-6 जनों की फ़ोटो हैं और लीसा उसी आदमी पे क्लिक मारती है, उस आदमी पे जो कि उन्हें उस तरह की वैन पे मिला था। यानी कि लीसा को भी आदमी का चेहरा नहीं दिखा था लेकिन उसके हाव भाव से वो पता कर लेते हैं कि लीसा ने वो आदमी सही बोला। फिर वो आदमी अचानक से जा रहा होता है और पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है और पुलिस उसे अंडर अरेस्ट कर लेती है और वो आदमी एकदम शांत भाव से अपने आप को पकड़वा देता है। वो बिल्कुल भी पुलिस से भागने की कोशिश नहीं करता। उसे पता चल जाता है कि अब वो फंस चुका है और उसके बाद फिर उसकी कार की टेस्टिंग होती है जहाँ खून के धब्बे मिलते हैं, जहाँ रेड वेलवेट मिलता है, जहाँ मार्शल का वो स्टूडियो भी मिलता है। जो जो उसमें निशान उस लीसा ने बताए थे वो सब मिलते हैं। फिर वो उसके अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ उसे लीसा के बालों के टुकड़े मिलते हैं। उन्हें वो ही शूज़ मिलता है जो लीसा ने वहाँ उन्हें बताया था। साथ ही साथ वो शीशे को देखते हैं जहाँ लीसा ने अपने फिंगरप्रिंट छापे थे और उन्हें वो फिंगरप्रिंट भी मिल जाते हैं। यानी कि लीसा की बताई हुई हर बात सच निकलती है और लीसा कभी झूठ नहीं बोल रही थी। लीसा ने जो जो डिटेलिंग पुलिस को दी थी वो सारी डिटेलिंग सबूत के तौर पर उन्हें मिल गई और उसके बाद वो आदमी पकड़ा गया। उस
आदमी के सामने वो सारी लड़कियों की फ़ोटोएं लगाई जाती हैं जिनको उसने मारा था, जिनका उसने रेप किया था, और वो आदमी सच कबूल कर देता है। उसके बाद वो आदमी आज तक 2018 तक जेल में बंद है, और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। यानी कि लड़कियों के साथ कितना बुरा होता है इस सोसाइटी में, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है। और दुनिया में लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ एक टॉय समझा जाता है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। और फिर लैरी ये बात लिसा मैकॉय को बताता है और पूरा पुलिस स्टेशन उससे तालियों से उसका स्वागत करता है। पूरा पुलिस स्टेशन हैरान है कि इस छोटी सी लड़की ने एक सीरियल किलर को पकड़ लिया जिसे वो 6-7 महीनों से ढूंढ रहे थे, और उसकी मदद से उसने वो सारा सीरियल किलर पकड़ लिया। इसके बाद लिसा मैकॉय पढ़ना चाहती है। वो अपनी माँ को फ़ोन नहीं करती क्योंकि उसकी माँ को उसकी पड़ी नहीं है। वो अपनी बहन को फ़ोन करती है और बताती है कि अब से वो आंट और अंकल के साथ रहेंगी और वो ठीक है, और वो उसके लिए परेशान ना हो, बल्कि वो अब बहुत अच्छी पढ़ाई करना चाहती है और वो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है, जिससे कि वो छोटे बच्चों पे होने वाले अत्याचारों से उन्हें बचा पाए। और फिर वो उस लेटर को जो उसने कभी लिखा था, वो उस लेटर पे हंस जाती है और वो अपनी बहादुरी पे खुद को बहुत ही ज़्यादा खुश पाती है। और उसके बाद लैरी से वो बात करती है। लैरी उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लैरी उसे अपने पिता की तरह लगता है और वो लैरी को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। लैरी उसे उसके अंकल आंट के पास लेके जाता है और उसके अंकल आंट उसे अपनाना चाहते हैं। तो लिसा मैकॉय भी खुश है। वो अपनी ज़िंदगी के कुछ साल उन अंकल आंटियों के साथ ही बिताती है। ये एक रियल स्टोरी है, तो आपको पता ही है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करती है और वो एक सेक्स क्राइम के इंस्पेक्टर बनती है, और वो इस तरह के ही क्राइम को हमेशा से बच्चों को बचाती है। वो लैरी से आज तक बातें करती है और लैरी उसे आज भी अपनी सारे क्राइम केसेस का नंबर 1 हीरो मानता है। एक ऐसा हीरो जिसने कि एक सीरियल किलर को पकड़वा डाला अपने दिमाग से। अपने सारे होते हुए अत्याचारों के बाद भी वो बिल्कुल भी नहीं घबराई। और फिर सीन पे दिखाया जाता है कि लिसा मैकॉय का बर्थडे फिर से मनाया जा रहा है और लिसा मैकॉय बहुत ही ज़्यादा खुश है। फिल्म के एंड में हमें दिखाया जाता है कि लिसा अपनी आंट के साथ और अंकल के साथ बहुत सालों तक रहती है और उसे वो फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है जिसके लिए वो हमेशा से सोच रही थी। साथ ही साथ लिसा मैकॉय बड़ी होकर एक डिटेक्टिव डेप्यूटी बन जाती है और सेक्स क्राइम और बच्चों को बचाने वाले प्रोग्राम्स को वो ज्वाइन करती है और साथ ही साथ बच्चों को बचाती भी है। लास्ट में हमें तो आपको हमारा ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइए अपनी फेवरेट मूवी जिसका एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं, और टॉप 10 सीरीज़ देखना तो बिल्कुल भी ना भूलें। नेटफ्लिक्स की फैंटेसी सीरीज़ हम ऑलरेडी अपलोड मार चुके हैं, उसे जाके चेकआउट ज़रूर कीजिए। और बॉबी जॉय लॉन्ग डेथ रोल पर